नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं। आप खबरों की शुरुआत करते हैं। 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लिहाजा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर समस्त जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान चार धाम यात्रा मार्गों, तीर्थ पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास अवैध अवैध आधार कार्ड, वोटर आईडी और कनेक्शन मामलों में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्गों के मरम्मत कार्यों और श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सभी सुविधाओं के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कैचीधाम वार्षिकोत्सव की तैयारियों को लेकर पार्किंग और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वनाग्नि संभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, आगजनी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने, संवेदनशील क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 30 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के और 4 मई को भगवान बसई मसाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं पूरी। यात्रियों का काफी उल्लास है, काफी उल्लास से आ रहे हैं और काफी यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये हर वर्ष ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यात्रा। हम सभी के स्वागत के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। संवेदनशील जो क्षेत्र है वहां पर पेयजल आपूर्ति को लेकर, चारधाम यात्रा की बैठकों को लेकर और इसके साथ ही जो वनाग्नि की घटनाएं हैं उनको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की ओर से की गई है सभी जिलाधिकारियों के साथ। और इसमें जो मुख्य फोकस है वो चारधाम यात्रा को लेकर रहा। तो विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 30 अप्रैल से हो जाएगी। 2 तारीख को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और 4 मई को बद्री विशाल भगवान के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद विधिवत यात्रा का आगाज हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि तैयारियों को पुख्ता रखें और साथ ही साथ ऐसी संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखें जो फर्जी वोटर आईडी या पहचान पत्र हैं वो कहीं पर मिलते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इस बैठक में चारधाम यात्रा से अलग वनों पर किस तरीके से वनाग्नि पर कंट्रोल किया जा सकता है, पेयजल की जो समस्याएं वो ना बढ़े, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। योगेश, जो बैठक हुई है इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण चीजें रही हैं, क्या कुछ ऐसे बिंदु रहे जिस पर फोकस किया गया? साथ चारधाम यात्रा के अलावा भी क्योंकि हमने देखा है कि चाहे वनाग्नि की बात हो, पेयजल की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर जिक्र किया गया है। क्या दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं? देखिए रवि, बिल्कुल जिस तरह से 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में जो है समस्त जिलाधिकारियों की एक बैठक शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली और इस दौरान चारधाम यात्रा के मार्गों की बात हो, चाहे वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने की बात हो, इस तरह के आदेश उन्होंने दिए। उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी व्यक्ति के पास अगर आधार कार्ड या वोटर आईडी और कनेक्शन मामलों में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जाए। इसके साथ साथ उन्होंने चारधाम मार्गों के मरम्मत की बात भी की है। इसके साथ ही उन्होंने देखो जिस तरह से कहा कि कैचीधाम का वार्षिक उत्सव होना है, उसकी तैयारियों को लेकर पार्किंग अन्य सुविधा की व्यवस्था की जाए। वहीं वनाग्नि और संभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और आगजनी करने वाले कठोर कार्रवाई करने, संवेदनशील इलाकों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ ग्रामीणों को नियमित फॉगिंग के लिए दिशा निर्देश दिए। तो इसके लिए उन्होंने तमाम निर्देशित किया है और जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनको कहा कि ये चीजें सुनिश्चित हों, उसकी मॉनिटरिंग वो लगातार करते रहेंगे। शासकीय स्तर पर रिपोर्ट मुहैया कराई जाए कि आखिरकार कितना इन पर काम हो पाया है और अगर किसी भी अधिकारी की इसमें लापरवाही पाई जाती है तो उसकी जो है जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी और आगे आने वाले वक्त में अगर जो काम नहीं होता है और निश्चित तौर पर इस तरह की लापरवाही लगातार सामने आती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। जी ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली आर्मी के बैंड की भक्तिमय धुनों और हजारों भक्तों के जयकारों के साथ अपने पहले पड़ाव
विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी के लिए रवाना हो चुकी है। धाम के रावल भीमाशंकर लिंग ने पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में पुजारी बागेश लिंग को अंग वस्त्र और मुकुट पहनाकर आशीर्वाद दिया। बता दें कि केदार बाबा की पंचमुखी डोली कई पड़ावों से होते हुए 1 मई को धाम पहुंचेगी, जबकि 2 मई को सुबह 7 बजे 6 महीनों के लिए मंदिर के कपाट दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। 2025 की यात्रा का आज शुभारंभ हो रहा है और 2013 का जो केदारनाथ जी की आपदा था वो भी याद आती है। उसके बाद निरंतर जो यहाँ पर यात्रियों की श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इससे लगता है कि पूरे देश में जो लोगों की आस्था है भगवान शंकर के प्रति, केदारेश्वर के प्रति, उसमें निरंतर बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धामी जी के नेतृत्व में, हमारे जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के नेतृत्व में दूसरी बार यहाँ पर जा रहा है। हमारे जो यहाँ पर विनय शंकर पांडे जी जो हमारे हैं माननीय आयुक्त महोदय, एसडीएम साहब, मंत्री समिति के सीईओ साहब, यहाँ के रावल जी, तीर्थ पुरोहित समाज और यहाँ के क्षेत्र की जनता जो निरंतर भगवान के श्री चरणों में रहती है और आपके माध्यम से पूरे विश्व में जो भगवान शंकर का उद्भव होता है, तो निश्चित तौर पे ये यात्रा बहुत ही सुखद रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। केदार के सिर चरणों में अपना नमन करते हुए हमारा संपूर्ण जो क्षेत्र है या संपूर्ण हमारे केदार घाटी है वो विगत 6 माह से आज के दिन के लिए बहुत ही उससे प्रयास करती है, अपनी इंतजारी करती है। और ये बाबा केदार हमारे आस्था के केंद्र तो है ही है, साथ ही साथ हमारे यहाँ के रोजगार के भी एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण इनकी वो है। और मैं संपूर्ण यहाँ के जो भूमि के भूमियाल भैरवनाथ हैं और यहाँ के जो केदार बाबा, मध्यमेश्वर बाबा, तुंगनाथ बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी जो ये यात्रा है ये निर्विघ्न हो और बहुत ही ढंग से हमारी ये निर्बाध ये यात्रा संपूर्ण हो और हम समस्त क्षेत्रवासी और समस्त देश के लिए एक आग्रह करती हूँ मैं कि सभी लोग अपने इस क्षेत्र हमारे केदार घाटी में केदार बाबा के दर्शनों के लिए आएं और इसमें पुण्य की भागीदारी बने। इन्हीं के शब्दों के साथ जय कहते हैं। हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा केदारनाथ जी हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजमान केदार सिंह पर्वत पर बाबा जी का जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग है, जो सत्यु का ज्योतिर्लिंग है। पूर्व परंपरा के अनुसार 6 माह तक भगवान केदारनाथ जी की जो पूजा होती है वह मानधाता जी के तपस्थली ओंकारेश्वर मंदिर में जो भैया दूज से अक्षय तृतीया के समय तक जो पूजा होती है वह इस दिव्य धाम में होती है, जो कि भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन होता है। आज वह घड़ी, वह समय आ गया है जब बाबा हिमालय के लिए गमन करेंगे। 4 दिन की पैदल पथ यात्रा के बाद जो भगवान का ये दिव्य यात्रा है, शोभा यात्रा है, उत्सव यात्रा है, आज से हिमालय पर जाएगी। आज प्रथम पड़ाव भगवान श्री केदारनाथ जी का जो होगा काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में होगा और द्वितीय पड़ाव फाटा में, तृतीय पड़ाव गौरी माई के मंदिर में होकर के और ठीक 1 तारीख को भगवान जी अपने धाम में पहुंचेंगे। 2 तारीख को प्रातःकाल 7 बजे भगवान का पूर्व परंपरा से हिमालय में कपाट उद्घाटन होगा। जो प्रतीक्षा थी नर पूजा की, जीवात्माओं की पूजा की, वह 2 तारीख को परिपूर्ण होगी। भगवान केदारनाथ जी पूरे विश्व का कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज कंडारी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नीरज, क्योंकि यहाँ पर आप ये बताइएगा कि यहाँ से डोली जाती है कई पड़ावों से होकर और फिर बाबा केदार के कपाट खुलेंगे, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, यहाँ के भक्तों में कितना उत्साह है और चारधाम यात्रा की हम कह सकते हैं कि जब आज से इसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। नीरज, नीरज कंडारी के पास एक बार फिर से संपर्क करेंगे तो आपको बता दें कि हजारों संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा का जो आगाज है हो गया है, क्योंकि यहाँ से अब विभिन्न पड़ावों से होते हुए डोली बाबा केदार के धाम पर पहुँचेगी और आज यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों में श्रद्धा का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, किस तरीके की तैयारियां हैं, कितना उत्साह देखने को मिलेगा और इस बार जिन
पड़ाव से होते हुए हर वर्ष की तरह डोली गुजरेगी, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था भी की गई है? जी रवि, देखें 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की यात्रा की बात करें तो कल की अगर बात करें तो जो भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ ओंकारेश्वर है, वहाँ पे भगवान केदारनाथ के जो रक्षक होते हैं मुकुंद भैरव, उनकी यहाँ पे रात पे पूजा होती है। उसके बाद आज प्रातः काल में विधि विधान के साथ भगवान केदार की जो पंचमुखी डोली है वो गर्भगृह से बाहर आई है। उसके बाद तमाम हजारों की संख्या में जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तजन हैं, आर्मी की जो मधुर धुनों के साथ, भोले की जय जयकारों के साथ भगवान केदारनाथ की जो डोली है वो आज प्रथम पड़ाव के लिए गुप्तकाशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंची है। दूसरा पड़ाव जो होगा कल फाटा में होगा। तीसरा पड़ाव गौरी माई जो मंदिर गौरीकुंड में है, वहाँ पर तीसरा पड़ाव होगा। 1 मई को भगवान केदारनाथ की जो पंचमुखी डोली है वो केदार धाम पहुंच जाएगी और 2 मई को 7 बजे भगवान केदारनाथ के श्री कपाट खुल जाएंगे। अगर यात्रा व्यवस्थाओं की बात करें तो लगातार शासन प्रशासन तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पे जुटाने में लगा है, क्योंकि इससे पहले मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी यहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया था और तमाम जो दिशा निर्देश थे वो प्रशासन को दिए थे, अधिकारियों को दिए थे, क्योंकि 2 मई से भगवान केदार के कपाट खुलने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं देखो यात्रा की बात करें तो हजारों की तादाद में आज ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में पंचमुखी जो डोली है, डोली के साथ हजारों लोग यात्रा यहाँ पे प्रारंभ हुई है। बिल्कुल नीरज, आपने ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। पौड़ी जिले की खरसू के खूबसूरत वादियों में फिल्म युद्धवीर का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड के वीर जवानों की बहादुरी, देशभक्ति, संघर्ष और पारिवारिक मूल्यों का चित्रण करती इस फिल्म के निर्माता गजेंद्र चौहान हैं, जबकि निदेशक वीएस नेगी और सहयोगी निदेशक अशोक CSR और मनोज चौहान कर रहे हैं। वहीं फिल्म के लेखक अरविंद स्वामी और फिल्म में गीत और संवाद गुसाई के हैं। ड्रेस डिजाइनिंग की जिम्मेदारी अक्की रावत ने निभाई है और कला निर्देशन राजेश नोगाई की ओर से किया जा रहा है। एक फौजी परिवार की परंपरा और समर्पण पर आधारित फिल्म के मुख्य कलाकार रमणीक सिंह हैं, जो कि रिटायर्ड सूबेदार की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म के मुख्य कलाकारों में बलदेव राणा, राजेश मालगुडी, अशोक चौहान, पद्मिनी रावत, चंद्रा बिष्ट, अंकिता परिहार भी शामिल हैं। रुद्रपुर में देर रात एक जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी हो गई, जिसमें पिता और बेटे की मौत हो गई। दुकान पर कब्जा करने आए लोगों ने पीड़ित पक्ष पर गोली चला दी। सूचना पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये कोई प्रॉपर्टी का मामला चल रहा सामने, और ये प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्टगेज थी और बैंक से मॉर्टगेज के बाद ऑक्शन में उन्होंने ली, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जब वो कब्जा लेने के लिए आए, न्यायालय से जीत गए, तो उसके बाद ये घटनाक्रम घटित हुआ है। ये भविष्य के घर में और पुलिस की जांच का विषय है कि किस प्रकार से गुरमेश सिंह और उसके पुत्र मनप्रीत की हत्या हो गई। 2 लोग मौके पे एक्सपायर कर गए और कौन लोग मारने वाले हैं ये जांच पड़ताल में क्लियर होगा। और वास्तव में इस शहर की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर पुलिस ने समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए तो ये लोग एक एक करके मरने चालू हो जाएंगे। दुकान के एक विवाद को लेकर 2 पक्षों में कल रात को लड़ाई हुई, जिसमें फायर हुआ और एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उसकी डेथ हुई है। और दोषियों को जल्दी पकड़कर और उनके खिलाफ। तो रुद्रपुर में जमीन विवाद को लेकर गोली चली है, पिता और बेटे की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद हर तरफ इस बात की चर्चा है कि आखिर यहाँ पर इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन रुद्रपुर में जो गोलीकांड हुआ है, 2 लोगों की मौत के बाद यहाँ पर कई तरीके के सवाल उठ गए हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल हैं, साथ ही साथ सवाल है कि आखिर यहाँ इतनी बड़ी वारदात हो गई और उसके बावजूद भी पुलिस यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं कर पाए। पिता और बेटे की मौके पर मौत हुई है, इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या रंजिश रही है, उस पर भी छानबीन की जा रही है। तो रुद्रपुर में आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। जमीन विवाद को लेकर यहाँ पर गोली चली, जिसमें पिता और बेटे की मौत हो गई।
अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। महेंद्र, इस पर क्या जानकारी मिल पा रही है? ताजा अपडेट क्या है? पुलिस को यहाँ पर क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी करने में सफलता मिल पाई? जी, बात करें पुलिस की तो अभी तक सफलता अरेस्टिंग की नहीं मिली है, लेकिन जो कार्रवाई पुलिस करती है वो सब पूरी कार्रवाई और फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुके हैं। लगभग रात 2 बजे की घटना है कि पुराने जो संपत्ति विवाद में दुकान थी एक, जो पुरानी अनाज मंडी रुद्रपुर मेन शहर है, क्योंकि मेन शहर होने की वजह से प्रॉपर्टी के बहुत ज्यादा वैल्यू है वहाँ पे, तो वहाँ विवाद चल रहा था। तो देर रात लगभग 2 बजे एक पक्ष ने कब्जे का प्रयास किया, जबकि वो वैधानिक तरीके से वहाँ पे रह रहा था और बैंक के ऑप्शन के माध्यम से, नीलामी के माध्यम से ये दुकान खरीदी, और जो पुराना पक्ष था उसने दोबारा वहां पर कब्जे का प्रयास किया और गोली चला दी, जिसमें पिता पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो यानी कि पुलिस के पास नामजद यहाँ पर तहरीर है, या नामजद उनको पता है कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, वो कहाँ हो सकते हैं? नामजद तहरीर है और पुलिस को सब पता है। गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास पुलिस कर रही है, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। इतना अभी हमारे पास जानकारी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूल सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी की नई किताबों से मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े सभी संदर्भ हटा दिए गए। अब इन पुस्तकों में भारतीय राजवंशों की गाथाएं, पवित्र भूगोल और सरकारी अभियानों जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शामिल किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में मुगल शासन के विषय में जो पढ़ाया जाता था अब उसे हटाया जाएगा और अब पुस्तकों में भारतीय राजवंशों की गाथाएं, पवित्र भूगोल, 4 धामों के विषय में बच्चे पढ़ेंगे, जिससे बच्चे भारतीय संस्कृति के विषय में जागरूक होंगे। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि अब की बार ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हम बच्चों के, नौनिहालों के, हमारे जो मुगल शासन के बारे में जो पढ़ते थे उसको पूरी तरीके से हटाने की बात करी गई है। अब हमारे बच्चे मुगल शासन के बजाय महाकुंभ के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, शुंग के बारे में पढ़ेंगे, मगध मौर्य के बारे में पढ़ेंगे और चारों धाम के बारे में पढ़ेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी कवायद करी गई है और जो कि काफी ज्यादा सराहनीय है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने 4 धाम यात्रा समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 में तीर्थयात्रियों को काफी परेशानी हुई थी, कारोबारियों को नुकसान हुआ था। मदरसों पर कार्रवाई को लेकर भुवन कापड़ी ने कहा कि कार्रवाई से पहले सरकार को कुछ समय देना चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, किस तरह से आपको लग भी रहा कि व्यवस्थाएं पूरी हैं? देखिए, 4 धाम यात्रा हमारे प्रदेश का गौरव है और साथ ही 4 धाम यात्रा से हमारे प्रदेश के हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है और विश्व में हमारी पहचान 4 धाम यात्रा की वजह से है और आस्था का प्रतीक है 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जैसे पिछली बार जब यात्रा चल रही थी तो बहुत यात्रा में डिस्टरबेंस रहा, बहुत सारे लोगों ने होटल बुक करा दिए, हेलीकॉप्टर के टिकट बुक करा दिए, लेकिन उनको ऋषिकेश में ही रोक दिया गया, जिससे जो टूरिस्ट आ रहा था वो भी बहुत परेशान हुआ और जो व्यापारी था उसको भी बहुत नुकसान हुआ। साथ ही पूरी 4 धाम रूट में जाम की बहुत स्थिति खराब थी, बहुत घंटों का जाम लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले भी आए। जैसे बद्रीनाथ से अगर केदारनाथ आना है तो जो समय है उसका 3 गुना समय लग रहा था, और चाहे गंगोत्री जाते वक्त हो, चाहे बद्रीनाथ जाते वक्त हो, चाहे केदारनाथ जाते वक्त हो। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि 4 धाम यात्रा, जब 4 धाम यात्री ये कहे कि भाई 4 धाम यात्रा में आए और बहुत सुनियोजित और व्यवस्थित 4 धाम यात्रा थी, तब सरकार को कहना चाहिए कि यात्रा सफल हो गई। उससे पहले यात्रा में जो कमी है उनको हमें, देखिए, जो कर्णप्रयाग रेल लाइन का मामला है, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2004-05 में जब सोनिया गांधी जी गौचर आई थी और उस समय सतपाल महाराज जो है कि
कांग्रेस गठबंधन में तिवारी कांग्रेस जी से मंत्री भी थे, उस समय उस जो है कि रेल लाइन की स्वीकृति हुई थी। और अब कहीं वो काम धीरे धीरे सब चीज़ें होकर क्लियरेंस के बाद अब वो काम लगभग पूर्ण होने की अवस्था में है। अभी मुझे लगता है 1-2 साल और लगेंगे उसे पूरे होने में। और रोपवे भी हो रहे हैं, पहले से स्वीकृत हैं। धीरे धीरे सब जगह जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन जगहों पर रोपवे के प्रस्ताव भी पहले से सरकारों से अभी तक भेजे जा रहे हैं। तो रोपवे लगने से देखिए कुछ फ़ायदे तो हैं, जैसे जो हेलीकॉप्टर का टिकट है वो बहुत महंगा है, वो मिल नहीं पाता है, जो लोग चल नहीं सकते और जिनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है और वो 4 धाम जाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से मुझे लगता है कि उन यात्रियों को सुविधा मिलेगी। लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से देखते हुए भी उन चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से ऐसे लगाना चाहिए कि जिससे हमारे जो धार्मिक आस्था है उसके साथ खिलवाड़ ना हो, हमारे जो प्रकृति है उस प्रकृति में ज़्यादा नुकसान ना हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन पर काम करना चाहिए। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक और देखा भी जा रहा है प्रदेश में मदरसों और मज़ारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी जारी है। इस कार्रवाई को किस रूप में विपक्ष देख भी रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो भी संस्थान, चाहे वो कोई विद्यालय हों, चाहे वो मदरसे हों, चाहे मज़ार हों, चाहे और धार्मिक स्थल हों, जो भी संस्थान जिनको धार्मिक या फिर मैं खास करके मैं कहूँगा कि शैक्षिक संविधान है, संस्थाएं हैं, जो शिक्षा के लिए जो संस्थान है, उन संस्थानों का अगर रजिस्ट्रेशन सरकार में कंपलसरी है तो उन संस्थानों का रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के और शिक्षा सेवाओं को लेकर के लगातार आप सवाल भी सरकार पर खड़े करते हैं और अब देखा भी जा रहा है क्योंकि डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं। स्कूलों की व्यवस्थाएं ऐसी नज़र आ रही हैं कि स्कूल में अब बच्चे ही नहीं जा रहे हैं क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता उनको बेहतर नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर के क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, हमें ये कहना है कि जहाँ अभी डेंगू का जो समय है ये बहुत ही क्रूशियल समय है और डेंगू एक ऐसी महामारी बनकर आ गई है जिसमें पिछले वर्षों में कई सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो सरकार को पता है कि जब बरसात से पहले डेंगू का प्रकोप आएगा तो सरकार पहले से तैयारी क्यों नहीं कर रही है? सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए, छिड़काव कराना चाहिए, जहाँ पानी इकट्ठा है उन जगहों को देखना चाहिए और कैसे हम उस पर नियंत्रण कर सकें, इसको पहले से जो है इस पे गंभीरता से लेना चाहिए। अब मैं कहूँगा कि जो सरकार जिसे पता होता है कि नगर पालिका के चुनाव 5 साल बाद इस तारीख को होने हैं, उसको 1 साल 1.5 साल लेट कर देती है, तो ये तो प्रतिवर्ष आ रहा है, तो सरकार कहाँ गंभीर है, साफ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए भुवन कापड़ी जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।